हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12th के समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ये इस बार के सिलेबस में है। अभी जो कोविड के कारण जो सिलेबस कम किया गया है उसमें ये चैप्टर उस सिलेबस में शामिल है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज़ है, जनसांख्यिकी एक्चुअली है क्या। तो पढ़ लेते हैं। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। सुव्यवस्थित मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड। तो जनसांख्यिकी यानी आप जनगणना कह सकते हो, जनांख्यिकी कह सकते हो। ये किसी भी एक देश की जो ज्योग्राफी डेमोग्राफिक से सीमा है उसके अंदर में रहने वाले लोग जो हैं, नागरिक जो हैं, उनके बारे में एक पूरा अध्ययन है। तो इसका मतलब जो है बेसिकली जो लोग रहते हैं उनका वर्णन करना है। तो इसके अंदर जनसंख्या के संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संख्या ही है। जैसे हम बोल दें कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है तो ये जनसांख्यिकी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जन्म, मृत्यु, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, किस कैटेगरी के लोग कितने परसेंट है, यानी कि बच्चे कितने परसेंट हैं, महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने परसेंट हैं, वृद्ध कितने परसेंट हैं, फिर स्टेट वाइज कितने लोग हैं, कौन सी भाषा बोलने वाले कितने हैं, कौन से धर्म के कितने हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक सेक्युलर देश है, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है। हर धर्म को यहाँ पर मान्यता है, डेमोक्रेसी है। तो अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। तो किस धर्म के कितने हैं वो सब भी इसी जनसांख्यिकी में कवर होता है। तो अच्छा, इसमें जनगणना की जाती है दोस्तों। तो जनगणना में एक निर्धारित जैसा मैंने बताया, एक राज्य के या प्रदेश के भीतर रहने वाले लोगों के बारे में पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनसांख्यिकी का अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट है? जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो भी हमारी सरकारें हैं उनको एक देश की तरक्की के लिए, नीतियां बनाने के लिए और देश के लोगों के अच्छे जीवन स्तर के लिए जो भी कार्य करने हैं उसमें जनसांख्यिकी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नीतियां जो बनानी है तो कैसी नीति बनाएंगे? मान लीजिए आज किसान के हित में कुछ नीति बनानी है तो पता होना चाहिए कि कितना किसान है, वो किस कंडीशन में है, उसकी आय क्या है, ठीक है। या ये पता होना चाहिए कि भाई किस धर्म के लोग पिछड़े हैं और किस राज्य के लोग उसमें कितना परसेंट पिछड़े हैं, ताकि उस राज्य पे खास ध्यान दिया जा सके। तो नीतियां बनाने के लिए बहुत ही जनसांख्यिकी का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का जो श्रेय है बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। तो यानी कि समाज शास्त्र का जितना भी अभी तक आप कह सकते हो तरक्की हुई है और जिस भी लेवल पे है, तो जनसांख्यिकी को ही उसका जो है क्रेडिट जाता है। तो जैसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत हुई। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार शुरू किया। उदाहरण के लिए उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, आरक्षी यानी पुलिस, कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में, कराधान, राजस्व, इन सभी में शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका की 1790 की जनगणना संभवतः सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी और इस पद्धति को यूरोप में भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपना लिया गया। भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने
सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच में प्रारंभ किया, और फिर तो 1881 से हर 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना की जाती रही। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में, इंडिया में कब शुरू हुआ? 1867 से 72 के बीच में, जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था। और उसके बाद रूल बना दिया गया कि हर 10 साल में जनगणना की जाएगी। अब स्वतंत्र भारत ने, यानी आज़ादी के बाद भी भारत ने इसी पद्धति को, यानी इसी जो है तरीके को फॉलो किया और हर 10 साल में जनगणना करते रहे। सन 1951 से, यानी आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई वो 1951 में हुई, और अब तक लगभग 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं, हर 10 साल में एक, जिनमें 2011 में हुई जनगणना सबसे नई है। तो अभी 2020 चल रहा है, तो अब आगे 2021 में जनगणना की जाएगी। तो अभी हम किसको फॉलो करते हैं? 2011 में जो सबसे लेटेस्ट हुई है। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियां, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने और उनको कार्यान्वित, यानी उनको ऑपरेशन में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जितने भी आर्थिक विकास के कार्य हैं, कोई राज्य पीछे पिछड़ा है, गरीब है, तो उस जनसांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर ही जो विकास संबंधी कार्य और जितने भी नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं। अब जो इसका मेन टॉपिक है वो ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। तो इसमें 2 मेन सिद्धांत हैं, एक तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, और एक हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है माल्थस वाला सिद्धांत। तो जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में एक ये माल्थस का सिद्धांत है। ये अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1766 से 1834 के बीच में इनका जीवन रहा, और जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है वो उनके जनसंख्या विषयक निबंध एसे ऑन पॉपुलेशन में स्पष्ट किया गया है, जो एक तरह से निराशावादी सिद्धांत था। तो माल्थस का जो सिद्धांत है उसको निराशावादी सिद्धांत माना जाता है। उनका कहना था, यानी माल्थस कहते थे कि मनुष्यों की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ सकते हैं। यानी कि माल्थस मानते थे कि जितनी जितनी अनाज की उपज बढ़ेगी उससे ज़्यादा स्पीड से जनसंख्या बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना? मतलब भरण पोषण संबंधी जितने भी जो हमारे साधन हैं, तो उनमें मेन क्या है? कृषि क्षेत्र है। उसके अलावा कपड़े और जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, इतने रिसोर्सेज नहीं बढ़ पाते, इसलिए इसको निराशावादी सिद्धांत भी कहा गया है। इसलिए उनके अनुसार मनुष्य हमेशा ही गरीबी की हालत में जीने को मजबूर रहा है, क्योंकि कृषि की उत्पादन की जो वृद्धि है या ग्रोथ है वो हमेशा ही जनसंख्या की ग्रोथ से कम रहेगी, ये उनका मानना था। यहाँ जनसंख्या का विस्तार जो है ज्यामितीय है या गुणोत्तर के रूप से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि पावर से। जैसे 2, 4, 8, 16, यानी 2 से मल्टीप्लाई होता चला गया। जबकि कृषि की जो उत्पादन में वृद्धि है वो समांतर रूप से, यानी गणितीय है, ये ज्यामितीय नहीं है, ये गणितीय है। जैसे 2 जोड़ते जाओ, 2, 4, 6, 8, 10, तो वहीं पर वो इंटू 2 होता चला जाएगा। तो इसलिए उनका ये मानना था कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, खाद्य रिसोर्सेज और जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो उतने स्पीड से नहीं बढ़ते जितनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है। तो चूंकि जनसंख्या की वृद्धि दर भरण पोषण के संसाधनों में के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से हमेशा आगे रहती है, इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक लें। तो माल्थस का मानना था कि जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे तभी लोग समृद्ध हो पाएंगे, वरना समृद्ध होना मुश्किल है। तो लेकिन मनुष्यों में अपनी जनसंख्या को स्वेच्छा पूर्वक घटाने की एक सीमित क्षमता ही होती है, लेकिन ज़्यादातर मनुष्य जो हैं वो जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के इच्छुक नहीं होते।
यानी कि उनमें अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह करना, या यौन संयम रखकर अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना, या सीमित संख्या में बच्चा पैदा किए जाएं, ऐसा लोग कम ही करते हैं। तो आपने हिंदुस्तान में देखा था, अभी तो थोड़ा सा समय चेंज हो गया, लेकिन पहले बहुत कम एज में शादियां कर दी जाती थी। लड़की 16-17 की हुई, लड़का 18-19 का हुआ, शादी कर दी। तो उसके बाद वो जो है उनकी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती थी। आजकल थोड़ा चलन बदल गया है कि थोड़ी बड़ी उम्र में, यानी 25 प्लस होके 28-30 की एज में शादी करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक उसमें रोक भी है। लोग इस बात को सोचने लगे हैं, और ये जो है परिवार नियोजन या प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करने लगे हैं। माल्थस का विश्वास था कि अकालों और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक जो है निरोध, यानी कि पॉजिटिव चेक्स अनिवार्य होते हैं। तो माल्थस ये समझते थे कि प्रकृति भी इस जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में कारगर होती है। यानी समय समय पर कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल पड़ गए, तो बहुत संख्या में लोग मारे जाते थे। ठीक है। तो ये इनको उन्होंने क्या नाम दिया, जो है प्राकृतिक निरोध, क्योंकि वे ही खाद्य आपूर्ति और बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच असंतुलन को रोकने के प्राकृतिक उपाय हैं। तो यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मर जाएं, तो वही माल्थस के अनुसार प्राकृतिक उपाय हैं जो खाद्य पदार्थ और जनसंख्या के बीच में असंतुलन जो बढ़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए। माल्थन का यह सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रभावशाली रहा, यानी काफ़ी इफेक्टिव इसको समझा गया। लेकिन कुछ विचारकों ने इसका विरोध भी किया, जो ये मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। ठीक है। तो कुछ विचारकों का मानना था कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से भी अधिक हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हो। अब आप देखेंगे भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अच्छा, एक दूसरा सिद्धांत हमने जो मिस कर दिया है, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो आप देखिए, जनसांख्यिकीय विषय में एक उल्लेखनीय सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी हुई है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। पहला चरण है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज अल्पविकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दरें इसलिए कम होती हैं क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दरें दोनों ही बहुत ऊंची होती है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर नीचा रहता है। तीसरे और अंतिम चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम हो जाती हैं। विकसित समाज है, मेडिकल साइंस तरक्की करेगी तो मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे तो जन्म दर भी कम हो जाएगी। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक तीसरा संक्रमणकालीन चरण होता है, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में आ जाता है। और इस अवस्था की विशेषता यह है कि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। यह जनसंख्या विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु दर, रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के द्वारा अपेक्षाकृत तेजी से नीचे ला दी जाती है। यानी कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेता है कि आप मृत्यु दर नीचे ले आते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी जन्म दर तो ऊंची है, लेकिन लोग मर ही नहीं रहे, मृत्यु दर काफ़ी नीचे है। तो इसलिए इस सिचुएशन को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ऐसा हुआ था। अब सामान्य संकल्पनाएं और संकेतक भी देख लेते हैं। जनसांख्यिकी में बहुत सी संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, आय संरचना, पराश्रितता यानी कि दूसरों पर आश्रय यानी दूसरों पर डिपेंडेंसी, अनुपात जनसंख्या इत्यादि। इन सभी का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है। जो हमने अभी आपको बताया प्राकृतिक यानी कि कौन सी संकल्पनाएं यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हम जनसांख्यिकी में कवर करते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो जनसंख्या संवृद्धि दर का ही एक जो है दूसरा वो है सिनोनिम। इसका मतलब है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जब ये अंतर शून्य होता है तब हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई और वह प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे जन्म ले लेते हैं। कभी कभी कुछ समाजों को ऋणात्मक संवृद्धि दर की स्थिति से भी गुजरना होता है, यानी कि उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचा हो जाता है। आज के विश्व में ऐसे कई देश और क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी स्थिति है, जैसे जापान, रूस, इटली एवं पूर्वी यूरोप। दूसरी ओर कुछ समाजों में जनसंख्या संवृद्धि दर बहुत ऊंची है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब वे ऊपर वर्णित जनसांख्यिकी संक्रमण से गुजर रहे होते हैं। प्रजनन दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष मानी जाती है। ये प्रजनन दर है। तो प्रति व्यक्ति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। लेकिन ऊपर चर्चित अन्य दरों जन्म दर तथा मृत्यु दर की तरह यह दर भी अशोधित दर ही होती है, यानी कि इस पे ज़्यादा कोई मेन जो है शोध या कोई स्टडी नहीं की गई है। तो ये मोटा मोटा एक अनुमान लगाते हैं। संपूर्ण जनसंख्या के लिए मोटे तौर पर एक स्थूल औसत दर होती है जिसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतरों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर देख लेते हैं दोस्तों। तो शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाते हैं या मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 वर्ष में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से 10 मर गए, तो 1 साल की एज से पहले पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर उन स्त्रियों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि अगर कोई स्त्री बच्चा के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसको क्या बोलते हैं, मातृ मृत्यु दर। शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निसंदेह पिछड़ेपन और गरीबी की सूचक होती हैं। तो अगर किसी देश में या किसी राज्य में शिशु मृत्यु दर अधिक है और मातृ मृत्यु दर अधिक है तो इसका मतलब वो बहुत ही गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, वहाँ मेडिकल सुविधा नहीं है और उनका स्तर बहुत ही नीचे है। जब समाज विकास के पक्ष पर अग्रसर होता है तो ये दरें तेज़ी से घटने लगती हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई किसी समाज में तरक्की हो रही होती है तो ये दरें घट जाती हैं। यानी कि उनको मेडिकल साइंस के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, अस्पतालों की फैसिलिटी दी जाती है, ताकि तो वो नॉर्मल एक सुपरवाइज्ड तरीके से ये जो है डिलीवरीज वगैरह होती हैं, तो ना ही बच्चे को कोई खतरा होता है ना ही माँ को कोई खतरा होता है। स्त्री पुरुष अनुपात, यह अनुपात यह बताता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है। ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। इस तथ्य के बावजूद कि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे कुछ ज़्यादा पैदा होते हैं, यानी प्रकृति हर 1000 नर बच्चों के पीछे मोटे तौर पर 943 से 952 तक मादा बच्चे पैदा करती है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई राज्य में, जैसे हिंदुस्तान में बहुत कन्या हत्या का बहुत प्रचलन था, तो कुछ अगर वहाँ पर जो है स्त्री पुरुष अनुपात बहुत कम है, यानी कि पर 1000 पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या बहुत कम है, तो इसका मतलब वहाँ पर लड़कियों को पैदा होने में दिक्कत है, यानी कि वहाँ कन्या हत्या का चलन बहुत ज़्यादा है। इस तथ्य के बावजूद यदि स्त्री पुरुष अनुपात थोड़ा स्त्रियों के पक्ष में है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि शैशवावस्था में बालिका शिशुओं में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। यानी कि ये कहना चाह रहा है
कि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनमें लड़की में रोगों से लड़ने की पावर ज़्यादा होती है लड़कों के मुकाबले। जीवन चक्र के दूसरे सिरे पर अधिकांश समाजों में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती है, इसलिए बूढ़ी स्त्रियों की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक है। यानी पुरुष जल्दी मर जाते हैं बुढ़ापे में और स्त्रियों की आयु थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस ग्रुप में भी, यानी वृद्धों के ग्रुप में भी स्त्रियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो वृद्धों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मोटे मोटे तौर पर 1050 के आसपास रहती है। यह देखने में आया कि चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतः भारत जैसे कुछ देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है, यानी कि स्त्रियों की संख्या घटती जा रही है। यह इसका मतलब है कि यहाँ पर बेटे को अधिक पसंद किया जाता है और बालिका शिशुओं की उपेक्षा की जाती है। आयु संरचना। अब जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। आयु संरचना विकास के स्तरों और औसत आयु संभाविता के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलती रहती है। प्रारंभ में निम्न स्तर को चिकित्सा सुविधाओं, रोगों के प्रकोप और अन्य कई कारणों से जीवन अवधि अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा शिशुओं और प्रसूताओं की मृत्यु की दरें भी, ऊंची दरें भी आयु संरचना को प्रभावित करती हैं। विकास के साथ साथ जीवन के स्तर में सुधार होता है, तो इसके कारण आयु की संभाविता भी बढ़ जाती है। तो आयु संरचना में भी बदलाव आता है। पराश्रितता अनुपात जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन है, यानी कि डिपेंडेंसी। अब हम जनसंख्या में देखते हैं कि जितने पुरुष जो हैं, और वो भी 18 से लगभग 60 साल की एज ग्रुप के जो हैं वही कमाने वाले हैं। उन पर आश्रित कौन है? महिलाएं, बच्चे और वृद्ध। तो पराश्रित वर्ग में कौन कौन लोग आए? जो वृद्ध हैं, जो बुढ़ापे के कारण काम नहीं कर सकते। बच्चे भी आते हैं, यानी कि 18 साल से कम के जो काम नहीं कर सकते। और कार्यशील वर्ग में कौन आया? लगभग 18 के बजाय 15 से 64 वर्ष तक की आयु के लोग जो काम करते हैं। तो कुछ स्त्रियां भी होती हैं पराश्रित वर्ग में। तो बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात उन देशों में चिंता का कारण बन जाता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाती है और कार्यशील आयु वाले लोगों का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। अब देखते हैं दोस्तों भारत की जनसंख्या का आकार और समृद्धि। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 में इसकी आबादी 121 करोड़ के लगभग थी। भारत में जनसंख्या समवृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रही। ये सबसे ज़्यादा 2.22% रही है। और ये कब रही है? 1971 की जनगणना के अनुसार। ये अभी सरकार द्वारा जो चार्ट है ये हम देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 1901 से लेकर के ये 2011 तक की जनसंख्या दी है। अब इसमें औसत वार्षिक समवृद्धि दर देखिए आप, जो है ये 2.22 सबसे अधिक है 1971 की जनसंख्या में। और उसके बाद 1981 से ये घटनी शुरू हो गई और 1991 में 2.14, 2001 में 1.95, 2011 में 1.63 और अब 2021 में जो होगी तो और भी कम होगी, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल को हमेशा ही यहाँ पर तवज्जो दी गई है। तो क्या पता लगता है हमें? इस चार्ट को देखने से पता लगता है कि 2071 के बाद ये भारत में जनसंख्या समवृद्धि दर हमेशा से ही कम हो रही है। जनसंख्या से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में जन्म दर तथा मृत्यु दर में कोई अधिक अंतर नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। तो जन्म भी खूब होते थे लेकिन मृत्यु भी खूब होती थी, इसलिए और जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि लोगों का डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। अगर जन्म दर अधिक थी तो मृत्यु दर भी अधिक थी। अब भारत की जनसंख्या बहुत जवान है, यानी कि अब भारत का सिस्टम देखते हैं, इसमें कार्यशील यानी यंग जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। अधिकांश भारतीय युवावस्था में है तथा यहाँ की औसत आयु का औसत भी अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। तो जैसे हम देखेंगे अभी एक और चार्ट के हिसाब से, वो मैं आपको चार्ट शेयर करूँगा, उसके हिसाब से
हमारा जो है 1961 से वो चार्ट बना है। तो 1961 में 0 से 14 वर्ष के जो आयु का ग्रुप था वो 41 और 15 से 59 वर्ष की 53 और 60 से अधिक वर्ष के 6। तो ये परसेंटेज था जो अब 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष 29.7% और 15 से 59 वर्ष 64.9%। यानी कि आप देखो जो कार्यशील वर्ग आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष, उसमें हमारा जो है 64.9% का शेयर है। और 60% से अधिक जो है 1961 में जो 6% था वो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 5.5% ही है। तो दोस्तों इसमें अब लगभग सारा जो है समरी हम कवर कर चुके हैं अपने भारत की इस चैप्टर की। ये देखिए, ये वो चार्ट है जो 1961 से लेकर के 2011 तक का है। और 2026 का भी इन्होंने अनुमान दे दिया है। 2021 का शायद देना चाहिए था कि इसमें 0 से 14 वर्ष 23% और ये 64% जो है। 2011 में ऑलरेडी 64.9% है। तो स्टूडेंट्स ये जो है हम लोग लगभग सारी समरी इस चैप्टर की कवर कर चुके हैं। और अब हम एक इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर एक सेपरेट वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये वीडियो, और इसकी पूरी समरी जो है डिटेल में मैंने समझा दी है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बने रहिए और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ शेयर करेंगे।